हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फरहत बानो, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे। हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन्स आपके 3rd यूनिट में दिए हुए हैं। इन दोनों को हम 2 लेक्चर्स तो हर्बेरियम के और 1 लेक्चर बॉटनिकल गार्डन का होगा। 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे पूरा। आज हर्बेरियम के बारे में हम उसकी डेफिनेशन और उसका एम, जो रोल है वो, प्रकार और इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया, ये हम पढ़ेंगे। और इसके टूल्स और टेक्नोलॉजी को हम कल स्टडी करेंगे। तो यदि हम कहें तो हर्बेरियम को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ड्राइड प्लांट्स की एक साइंटिफिक लाइब्रेरी है ये, या ये कहें कि एक स्टोर हाउस या रिपोजिटरी है ड्राइड लेबल्ड प्लांट स्पेसिमेन की, विच आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। और सीक्वेंस कौन सा होगा? एक एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन का। अब एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, जैसे भारत में जो हर्बेरिया बने हुए हैं वो बेंथमन हुकर के आधार पर बने हुए हैं। यूके के हर्बेरिया भी बेंथमन हुकर के आधार पर हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के हर्बेरियाज बेंथमन हुकर के आधार पर बने हुए हैं, लेकिन दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें कई कंट्रीज़ में एंगलर एंड पेंटल के क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। यूएस के जो हर्बेरियाज हैं उनमें बेसी के क्लासिफिकेशन के आधार पर हर्बेरियाज बने हुए हैं। तो ये एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशंस हो गए। फॉस्बर्ग का ये कहना है कि ये एक फाइलिंग सिस्टम है, एक बड़ा फाइलिंग सिस्टम है इंफॉर्मेशंस का। और इंफॉर्मेशंस किस रूप में? प्राइमरीली तो एक्चुअल स्पेसिमेन के रूप में, और सेकेंडरीली होता है ये कोई पिक्चर हो, कोई रिकॉर्डेड मटेरियल हो, कोई दूसरी तरह की पब्लिश्ड इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं। यदि अवेलेबल नहीं है किसी प्लांट के बारे में तो हम इस तरीके से भी उसकी जो ज्ञान है उसको समेट करके और उसे हर्बेरियाज में रखे जा सकते हैं। अब एम क्या है हर्बेरियम का? एम है कई प्रकार के प्लांट्स की यदि हम स्टडी करना चाहते हैं तो हर्बेरियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि साइंटिफिक स्टडीज़ में कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी प्लांट के बारे में, कुछ प्लांट्स के बारे में, किसी फैमिलीज़ के बारे में, किसी और ग्रुप के बारे में, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और मतलब ड्राइड हर्बेरियम और सीड्स का एक कैटलॉग प्रिजर्व होता है। फिर अगर कोई एज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, विलुप्त होने के कगार पर अगर कुछ हैं, तो उनके स्पेसिमेन की के द्वारा मेंटेन की जा सकती है उनकी इसको इंफॉर्मेशन को। और केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि और पब्लिक भी यदि इंटरेस्टेड है तो वो भी इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकती है और उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकती है। केवल फ़ायदा ही नहीं उठाना, कई बार लोग इंटरेस्टेड होते हैं और वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं अपनी नॉलेज के द्वारा, अपने ज्ञान को बढ़ा करके। तो जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि हम एमएससी के एक ट्रिप को लेकर गए थे, 2010 की बात है, पचमढ़ी। तो वहाँ एक फॉरेस्ट गार्ड हुए मणिराम करके, और उन्होंने बॉटनी को बहुत सीखा और बहुत सिखाया। हम लोग जब फॉरेस्ट के म्यूज़ियम गए थे तो वहाँ बाकायदा उनका इतिहास लिखा हुआ था। वो कुछ समय पहले ही उनकी डेथ हुई थी। उनका पूरा इतिहास लिखा हुआ था कि वो किस तरह से एक अनपढ़ व्यक्ति था जो फॉरेस्ट में गार्ड था, लेकिन उसने किस प्रकार से बॉटनी को सीखा और सिखाया सबको। तो इस प्रकार कोई भी पब्लिक में से हो सकता है जो इंटरेस्टेड हो और वो सीखना और सिखाना चाहे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम पूरे एनवायरनमेंट को समझना चाहते हैं, उससे होने वाले इफ़ेक्ट को समझना चाहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को समझना चाहते हैं, यदि हम ग्लोबल वार्मिंग को समझना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज को समझना चाहते हैं, पहले किस तरह के प्लांट्स हुआ करते थे किस स्थान पर और आज किस तरह का बदलाव आया है, इसको यदि हम जानना और समझना चाहते हैं तो हर्बेरियम एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है हमें। क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे हैं जो पहले हुआ करते थे। जैसे राजस्थान के संदर्भ में भी हम देखें तो राजस्थान के संदर्भ में जो कदम का पेड़ है जिसके ऊपर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे, या सराका इंडिका का पेड़ है जिसके नीचे सीता को रखा था क्योंकि उस पर ततैये बहुत होते हैं। तो ये पेड़ पहले हुआ करते थे राजस्थान में,
इसका अर्थ ये हुआ है कि राजस्थान के जो फॉरेस्ट थे पहले वो वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट थे, लेकिन आज हमें वो नहीं मिलेंगे। हिमालयाज़ के जो निचले वाले रीजन हैं वहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हम जो चेंजेस देखना चाहते हैं उनको भी हम, कि आज से 1000 साल पहले क्या था, आज से 500 साल पहले क्या था, तो ये सारा का सारा प्रिजर्व रहता है इन हर्बेरिया में। अब हर्बेरियाज़ के प्रकार, हर्बेरियाज़ के यदि हम प्रकार देखें तो हम ऐसी कोई डिमार्केशन बाउंड्री नहीं बना सकते हैं कि ये नेशनल हर्बेरियम है या ये रीजनल है या ये लोकल हर्बेरियम है। हो सकता है कि जो लोकल हर्बेरियम है यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का हर्बेरियम वो भी इतना अच्छा हो कि वो रीजनल लेवल पे इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उसकी नेशनल लेवल पर भी इम्पोर्टेंस हो, लेकिन फिर भी जो नेशनल हर्बेरियाज़ हैं वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। कुछ हर्बेरियाज़ की हम बात करें दुनिया के, तो जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू का जो हर्बेरियम है उसमें 50 लाख स्पेसिमेन उन्होंने प्रिजर्व कर रखे हैं। ये जो असल में बॉटनिकल गार्डन्स के साथ ही अक्सर हर्बेरियाज़ होते हैं, उनके म्यूज़ियम्स होते हैं, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। गार्डन्स बने होते हैं, उन गार्डन्स में लाइव प्लांट्स होते हैं, जिंदा प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ कई बार प्रिजर्व की जाती हैं। ये बॉटनिकल गार्डन्स को एक अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन रॉयल बॉटनिकल गार्डन के कभी जो हमारे हुकर हैं, बेंथमन हुकर वाले जो हुकर हैं, जेडी हुकर, वो उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 1850 के बाद की बात है ये। 1862 में फर्स्ट क्लासिफिकेशन उनका आया था डाइकॉट का, बेंथमन हुकर वाला, और 83 में वो सेकंड क्लासिफिकेशन आया था। तो उस दौरान वो कई साल डायरेक्टर थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के। ये बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत बड़ा, और इन्होंने मैं डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। लेनिनग्रेड जो यूएसएसआर का पार्ट था, रशिया जो आजकल है, अब लेनिनग्रेड को सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा एक म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा एक हर्बेरियम है। ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन में बहुत बड़ा हर्बेरियम है उनका। बर्लिन डाहलम जो है बॉटनिकल गार्डन, ये भी कई बार डिस्ट्रॉय भी हुआ था एक बार, लेकिन उसके बाद उसको और बड़े रूप में लाया गया, नई बिल्डिंग बनवाई गई, और आज 3 मालों पर उनके बहुत बढ़िया कलेक्शन है उनके पास में। बहुत ही सुंदर उनका बॉटनिकल गार्डन है और बहुत ही अच्छा उनका हर्बेरियम है, प्रिजर्व्ड हर्बेरियम। बहुत सारे स्पेसिमेन हैं जो गीले और सूखे प्रिजर्व्ड हैं। पेरिस बॉटनिकल गार्डन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज का बॉटनिकल जो हर्बेरियम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। भारत में यदि देखा जाए तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, जो कि कलकत्ता सिप्पुर का जो बॉटनिकल गार्डन है, जिसको पहले इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहते थे और अब उसका नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन के नाम से है। उसमें भी 25 लाख प्लांट्स हैं, इंटरनेशनल फेम का है ये। मेलबोर्न नेशनल हर्बेरियम है। उपसला बॉटनिकल गार्डन है। उपसला बॉटनिकल गार्डन के प्रेसिडेंट रहे, डायरेक्टर रहे यानी एक समय में लिनियस, जो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। वियना बॉटनिकल गार्डन है। देहरादून का जो हर्बेरियम का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी हम गए थे। ये हर्बेरियम हम दिखा के लाए थे अपने एमएससी के स्टूडेंट्स को एक ज़माने में, और बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा हर्बेरियम है ये। बहुत बड़ी बड़ी इनके पास में स्पेस है उसमें, जो बहुत बड़े हॉल्स हैं जिनमें इन्होंने कैटलॉगिंग की हुई है बाकायदा। और जो नीचे वाला जो है माला, उसमें उन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है जिसमें गीले मटेरियल को प्रिजर्व किया हुआ है। जैसे मान लीजिए बीज हैं या फ्रूट्स हैं जो कि फ्लैशी फ्रूट्स हैं, या मान लीजिए कि कोई सकुलेंट प्लांट्स हैं, उन सकुलेंट प्लांट्स का जो दल वाले जिनकी पत्तियां हैं उनको भी इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है इसमें। और बहुत बढ़िया म्यूज़ियम, बहुत बढ़िया कलेक्शन है इनके पास प्लांट्स का, और बहुत पुराने प्रकार के प्लांट्स भी हैं। इवन इनके पास टाइप स्पेसिमेन भी हैं। लखनऊ का नेशनल बॉटनिकल गार्डन एक बहुत ही अच्छा गार्डन है, बहुत वेल मेंटेन्ड गार्डन है लखनऊ का नेशनल बॉटनिकल गार्डन, और उनका अपना हर्बेरियम है। चाहे वो हर्बेरियम लाखों में नहीं है उसके स्पेसिमेन, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को प्रिजर्व करता है जो बहुत एंडेमिक हैं, बहुत रेयर हैं, बहुत एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो शुरुआत थी वो 1890 में हुई थी, लेकिन फंड्स नहीं होने के कारण 1930 में ये इनएक्टिव हो गई थी।
पर फिर से 1950s में 1950 में आज़ादी के बाद जब वैज्ञानिक संस्थाओं को फंडिंग की गई, वैज्ञानिक संस्थाओं को ऊपर उठाने की और वैज्ञानिक चेतना को लाने की बात की गई, तब इस संस्था को वापस मजबूत किया गया। इसके कई सर्कल्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, सदर्न, सेंट्रल सर्कल्स हैं इनके, और उसके अलावा भी कई इनके ऑफिसेज़ हैं, कई इनके सर्कल्स हैं, कई इनके इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम करते हैं। जैसे राजस्थान में भी जोधपुर में इनका इंस्टीट्यूट है, BSI का, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ईस्टर्न इंस्टीट्यूट जैसे शिलोंग में है, पुणे में है, वेस्टर्न, नदर्न देहरादून में है, सदर्न जो है वो कोयम्बटूर में है। तो ये ना केवल एक्सप्लोरेशंस करते हैं, बल्कि समय समय पर जो फ्लोराज हैं, रीजनल फ्लोराज, उनको भी रिप्रिंट करते हैं उनकी, और नए एक्सप्लोरेशंस करके और नई नॉलेज को लाते हैं वो रिवाइज्ड एडिशंस के रूप में। यूनिवर्सिटी हर्बेरियाज़ कई बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे का अपना हर्बेरियम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना हर्बेरियम है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हज़ार प्लांट्स हैं। मेरठ कॉलेज का अपना है। बहुत सारे अच्छे हर्बेरियाज़ हमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ और कॉलेजेस के साथ मिल जाएंगे। राजस्थान में भी जयपुर में, क्योंकि प्रोफेसर बी त्यागी थे और प्रोफेसर YD त्यागी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा कलेक्शन करवाया था। लगभग 30,000 प्लांट स्पेसिमेन हुआ करते थे उस समय। और यहाँ तक कि उदयपुर में भी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर YD त्यागी जब थे तो उन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन करवाया था प्लांट्स का, हर्बेरिया का। बहुत अच्छे हर्बेरिया उस समय तैयार हुए थे। और हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा हर्बेरियम हमने भी बनाया है, जिसमें आपको भी कंट्रीब्यूट करना है। आप अपने आसपास जो भी ऐसे प्लांट्स देखते हैं जो आप सीखना चाहते हैं जिनको, और आपको लगता है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, फ़ोटो उसका भेज सकते हैं और हम आपको ये भेज देंगे उसका, और आप उसको प्रिज़र्व करिए। हम प्रिज़र्व करने का तरीका अगले बार बताएंगे। ओके।